नमस्कार दोस्तों, तथास्तु आईसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर, और वो है वन हेल्थ का कंसेप्ट। जब से कोविड-19 की महामारी आई है, उसके बाद से इस विषय पर चर्चा लगातार होती रही है और जानकारों का ऐसा मानना है कि इस कंसेप्ट के लागू होने से, इस कंसेप्ट को अपने स्वास्थ्य व्यवस्था में अपनाने से इस तरह की महामारियों से निपटने में हमें मदद मिल सकती है। तो देखते हैं यह कंसेप्ट है क्या, इससे क्या फायदे होंगे, इसको कैसे लागू कर सकते हैं, विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर इसको लागू करने के लिए क्या क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं वन हेल्थ का कंसेप्ट है क्या। अगर हम इसकी बात करें, जैसा मैं आपको कह रहा था कि 2020 के बाद से लगातार इस पर संपादकीय, लगातार इस पर लेख आते रहते हैं। ये मैंने 2-3 आर्टिकल का लगाया है। द हिंदू का है, अभी कुछ दिन पहले ही सितंबर 16 तारीख को भी ये आई थी आर्टिकल। यह भी वन हेल्थ से संबंधित है। जब निपा का आउटब्रेक हुआ था केरल में, निपा वायरस ने जब केरल में दस्तक दी, पिछले 4-5 सालों में 4-5 बार निपा आ चुका है केरल में, और उसके बाद फिर से वन हेल्थ पे चर्चा शुरू हो गई। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले ही अगस्त में भी यह आर्टिकल आया था कि कैसे वन हेल्थ जो है वो भारत को मदद कर सकता है। जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं, आपदाएं हैं, उनसे निपटने में द टाइम इज राइट फॉर वन हेल्थ साइंस, यह भी एक कुछ समय पहले आया था द हिंदू में, कि कैसे अभी सही समय चल रहा है वन हेल्थ के विज्ञान को, वन हेल्थ के कंसेप्ट को, वन हेल्थ के अवधारणा को, वन हेल्थ के दृष्टिकोण को अपनाने का, लागू करने का। तो समझते हैं ये वन हेल्थ का कंसेप्ट है क्या। अगर हम वन हेल्थ के कंसेप्ट की बात करें तो यह एक बहुत ही होलिस्टिक कंसेप्ट है, बहुत ही समग्रवादी कंसेप्ट है अगर मैं कहूं तो, जिसके अंदर जो इंसान का स्वास्थ्य है, जो पशु पक्षियों का स्वास्थ्य है, जो पर्यावरण का स्वास्थ्य है, तीनों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों का जो स्वास्थ्य है वह आपस में जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पे परस्पर निर्भर भी है। सिर्फ जुड़ा हुआ ही नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। यानी कि अगर कहें कि अगर सिर्फ पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब होगा तो सिर्फ पर्यावरण उससे नहीं जूझ रहा है, पर्यावरण का स्वास्थ्य खराब होने से इंसान पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, पशु पक्षियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो पशु पक्षी हो सकता है पालतू हो, वो पशु पक्षी हो सकता है कि वन्य जीव जंतु हो, लेकिन उनके ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर मान लीजिए वायु प्रदूषण होता है तो पर्यावरण में वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो जैसे ही वायु प्रदूषण हुआ, यानी कि पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ, इंसान का भी स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इंसान को भी स्वास्थ्य में जो सांस संबंधी तकलीफ है वो होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों सिस्टम है, चाहे वो इंसान है, मानव प्रजाति है, या वो जीव जंतु है, वन्य जीव है, या फिर वह पर्यावरण है, तीनों का स्वास्थ्य आपस में क्या है, लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है, आत्मनिर्भर भी है एक दूसरे के ऊपर। सिर्फ जुड़ा हुआ ही नहीं है, तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यही कंसेप्ट है वन हेल्थ का। जैसा मैंने आपको बताया, यह क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, समग्रवादी अप्रोच है, पूर्णतावादी अप्रोच है, या अंग्रेजी में कहें तो होलिस्टिक अप्रोच है। इसके अंदर हम क्या है, मानव, जानवर, पेड़ पौधे और उनके साझा पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको महत्व देते हैं, उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम जो परस्पर निर्भरता है इन तीनों की एक दूसरे के ऊपर, उसको समझते हैं, उसको स्वीकारते हैं और उसका इस्तेमाल करके एक बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर इसके आरंभ की बात की जाए, भले ही अभी वन हेल्थ जो है चर्चा में है पिछले 2-3 साल से, खास करके जब से कोविड-19 की महामारी आई है,
क्योंकि जैसा आपको पता होगा जो कोविड-19 की महामारी है वह भी कहीं ना कहीं जो चमगादड़ है वहीं से वो वायरस आया था ऐसा माना जाता है। तो वह भी मतलब पशु से आ रहा है, पशु से जो वन्य जीव है उनसे आ रहा है, इंसानों में आ। तो कहने का मतलब जब से कोविड-19 आया है तो इसकी चर्चा हो रही है क्या यह कंसेप्ट इतना नया है? नहीं, यह कंसेप्ट काफी पुराना है। अगर हम ध्यान दें तो जो हिप्पोक्रेटस थे, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है जो आधुनिक मेडिसिन है उनका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है या फिर चिकित्सा का जनक कहा जाता है। कहने के लिए वो 300-400 बीसी में हुए थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि जो इंसान का स्वास्थ्य है वह स्वच्छता से प्रभावित होता है। अगर जो वातावरण है, जो आसपास साफ सफाई का माहौल है, तो ऐसा संभव है कि स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। यानी कि वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है इसकी बात हिप्पोक्रेटस ने 300-400 बीसी में करी थी, काफी पहले करी थी। इसी तरह से एक दूसरे चिकित्सक हुए जर्मन, रुडोल्फ विर्चोव। अगर रुडोल्फ विर्चोव की बात करें, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। जो मॉडर्न पैथोलॉजी है इसके फादर बोलते हैं, यानी कि आधुनिक रोग विज्ञान के ये जनक हैं। इन्होंने 1858 में ही कह दिया था, इन्होंने 1858 में ही कह दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने, क्या कि पशु और मनुष्यों के बीच कोई विभाजन है ही नहीं। कहने का मतलब जो ये कंसेप्ट है वन हेल्थ का यह उतना पुराना नहीं है, भले ही अभी इसकी चर्चा हो रही है। अब इसकी अगर चर्चा हो रही है तो कुछ ना कुछ जरूरत होगी, तो आगे हम देखेंगे कि इसकी क्या जरूरत आ पड़ी है कि अब इसकी चर्चा हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें पर्यावरण है, ये पालतू जीव है, ये वन्य जीव है, ये इंसान है, और ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। और इसी कंसेप्ट का यूज करके वन हेल्थ का कंसेप्ट जो है, वन हेल्थ का अप्रोच जो है वो बनाया गया है। इसकी अब जरूरत क्यों आन पड़ी है? अगर इसकी जरूरत को समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, समय के साथ शहरीकरण भी बढ़ता जा रहा है, नए नए शहर बसते जा रहे हैं, खेती के लिए हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कृषि की गतिविधि है वह भी बढ़ती जा रही है और उसके वजह से जंगल की कटाई हो रही है। औद्योगिक विस्तार हो रहा है, अलग अलग औद्योगिक इकाइयां लगाई जा रही हैं, उनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, उनकी वजह से जो जमीन है, जो हवा है, जो पानी है, वो सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। उपभोक्तावाद जो है वह भी अपने चरम पर है, जो कंज्यूमरिज्म जिसको कहते हैं, बहुत सारा उपभोग करना, बहुत सारा उपभोग करने की कोशिश करना या आदत हो जाना। आज के युवाओं में देखा जाए तो उपभोक्तावादी सोच भी जो है वह भी कहीं ना कहीं बहुत प्रबल है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है और जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वह उसको नुकसान हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, जैव विविधता कम होती जा रही है, इकोसिस्टम जो है उसका सारा तंत्र जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। आप जलवायु परिवर्तन की बात करें, अलग अलग त्रासदी जो हो रही है उसकी बात करें, कभी हम सुनते हैं कि सितंबर जो है सबसे गर्म माह रहा, कभी हम सुनते हैं कि बारिश नहीं हुई। यह सब क्या है? यह सब जो हमारी गतिविधियां हैं उसी का प्रभाव है। तो उसकी प्रभाव से जो है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसको हो रहा है नुकसान। और जब इकोसिस्टम को नुकसान होगा, जब आप जंगल को काटेंगे, जब आप पेड़ों को काटेंगे, तो जैसा आपको पता है जो कुदरत है उसमें लाखों करोड़ों जो है वायरस है, बैक्टीरिया है, जीवाणु, विषाणु, सब उसमें करोड़ों की संख्या में है। तो जब आप उनको काटेंगे तो उनके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, वह जीवों से इंसान की तरफ आने लग जाता है। जैसे अगर हम अभी जो निपाह आया है, निपाह का कहर जो केरल में आया था, उसी की बात करें तो उसी के बारे में यह कहा जाता है कि यह जो है वो चमगादड़ से आया है। अगर यह चमगादड़ से आया है तो क्यों चमगादड़ से इंसानों में आया? क्योंकि जो कृषि के चक्कर में हमने जो चमगादड़ का मूल निवास स्थान है, मूल आवास है, जो हैबिटाट जोन है, आवास स्थल है, उसको नुकसान पहुंचा दिया। अब उसको जब नुकसान पहुंचा देंगे तो वो इंसानों की तरफ आने लगेगा, उनके घरों में आने लगेगा, उनके संपर्क में आने लगेगा, और इस तरह के जीवाणु विषाणु का फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पशुजन्य रोग हैं, जिनको जूनोटिक डिजीजेज बोलते हैं, इनकी अब धीरे धीरे देखी गई है बढ़ोतरी होती जा रही है।
चाहे वो बर्ड फ्लू हो, इबोला हो, निपाह हो, ये सब क्या है? पशुजन्य रोग हैं। और इनसे जो हमारा खतरा है, एक तो स्वास्थ्य का खतरा है ही, साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा का भी खतरा है। जो हमारी फसल है उनको भी इससे खतरा है। कैसे? अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि टिड्डी का कहर, टिड्डी का अटैक हो गया था जो गुड़गांव, राजस्थान, इन सब के एरिया में, उसकी वजह से फसल की बहुत सारी क्षति हो गई। तो जो ये कीट है, अगर हम पर्यावरण का नुकसान करेंगे तो नए नए कीट आएंगे, नए नए कीट जो है हमारे फसल को भी नुकसान करेंगे। ये जो रोग जनक हैं, ये जो कीटाणु विषाणु हैं, ये सिर्फ स्वास्थ्य हमारा नहीं, ये जो फसल है उसका स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं। तो ये जो कीट है, जो जीवाणु विषाणु है, ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसके साथ साथ बहुत सारे वेक्टर जनित रोग हैं, जैसे मच्छर है, मच्छर की वजह से आपको मलेरिया हो जाता है, मच्छर की वजह से आपको डेंगू हो जाता है। ये सब भी क्या है? ये सब भी कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो यह पशुजन्य रोग है यह बढ़ रहा है। और इसका एक आंकड़ा देखें तो जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन है वह कहता है कि जितने भी संक्रामक रोग हैं मनुष्यों में जितने भी संक्रामक लोग हैं उनमें 60% क्या है? वो 60% जो है वह आ रहा है पशुओं से, जानवरों से, वो पशुजन्य है। और 75% जो उभरते संक्रामक रोग हैं वह भी कहां से आ रहे हैं? इन रोग जनकों से आ रहे हैं, पैथोजन से आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो ये वायरस है, विषाणु है, बैक्टीरिया, जीवाणु है, पैरासाइट, परजीवी है, प्रोटोजुआ है, इन सब से जो है ये सारी बीमारियां आ रही हैं। तो 60% जो संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्शियस रोग हैं वो, और 75% जो इमर्जिंग इन्फेक्शियस रोग हैं, उभरते हुए हैं, वो सब कहां से आ रहे हैं? वह सब इन रोग जनकों से आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। जब हम प्रकृति को नुकसान करेंगे तो उसके अंदर जो ये करोड़ों लाखों छिपे हुए रोग जनक हैं वो बाहर आ जाएंगे और वो हमें इन्फेक्ट कर देंगे। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी रोगाणु की अगर हम बात करें, इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि काफी चर्चा होती रहती है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अगर कोई भी रोगजनक है, जो रोगाणु है, तो अगर मान लीजिए कोई जानवर है, जैसे मान लीजिए कोई गाय है, अगर उस गाय के अंदर ये रोगाणु है और हमने उसके दूध का सेवन किया, हमने उसके दूध को पिया, तो हमारे अंदर भी वो आ जाएगा। तो यानी कि ये पशु से होते हुए हमारे पास पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी रोगाणु है यह पशु से इंसान में भी आ सकता है। मान लीजिए कोई मुर्गी है, उसने अंडा दिया और उस अंडे का आपने सेवन कर लिया, क्योंकि जो दूध है, जो अंडा है, यह सब प्रोटीन का स्रोत है। तो जब हम अगर उस अंडे को खाएंगे तो संभावना है कि अगर उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होगा तो वो इंसानों के अंदर भी आ जाएगा। जब इंसानों के अंदर आ जाएगा तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि चाहे वह पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, चाहे वह जीव जंतु का स्वास्थ्य हो, चाहे वह इंसान का स्वास्थ्य हो, तीनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। यही वन हेल्थ का कंसेप्ट है। और अभी इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि इस तरह के जो रोग हैं, जो पशुजन्य रोग हैं, जूनोटिक डिजीजेज हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन अलग अलग ऐसे रोग आते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे गंभीर बीमार होने के और मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। जैसा मैंने निपाह के बारे में बताया, पिछले 4-5 साल में 4-5 बार केरल में आ चुका है और उससे कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो अगर हमें इन चीजों से निपटना है, इनसे डील करना है, तो हमें वन हेल्थ के कंसेप्ट को अपनाना होगा। हमें कहीं ना कहीं जो वन जीव जंतु हैं, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे जंगल हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाना ही होगा, उनके स्वास्थ्य का भी कदर करना ही होगा, नहीं तो हम सब के लिए यह नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए इस कंसेप्ट की अब चर्चा हो रही है। फिर आगे बात करते हैं कि यह कंसेप्ट काम कैसे करता है। अब देखिए, अगर हमें तीनों के स्वास्थ्य को ध्यान देना है तो अभी अगर हम अपना सिस्टम देखें तो एक स्वास्थ्य मंत्रालय अलग मंत्रालय है, कृषि का मंत्रालय अलग मंत्रालय है, जो पशुपालन का मंत्रालय है वह अलग मंत्रालय है, जो विज्ञान का मंत्रालय है वह अलग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो कहने का मतलब अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं और सब अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन एक हेल्थ का कंसेप्ट है, वन हेल्थ का कंसेप्ट है, यह तो बिल्कुल अलग है। यह तो कहता है ये सारे मंत्रालयों को साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि
पर्यावरण का स्वास्थ्य देखने के लिए पर्यावरण हो गया, इंसान का स्वास्थ्य देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, पशुपालन मंत्रालय जो पालतू जीव जंतु है उनका स्वास्थ्य देखने के लिए हो गया। और अगर हम तीनों को मिलाएंगे तभी तो वन हेल्थ का कंसेप्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है कि बेहतर समन्वय हो इनके बीच, बेटर कोऑर्डिनेशन हो। किनके बीच? ये सारे जो सरकारी मंत्रालय हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय है, मत्स्य पालन है, मछली का मंत्रालय हो, पशुपालन हो, दुग्ध उत्पादन हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, ये सारे जो मंत्रालय हैं इनको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, आपस में बेहतर समन्वय करना पड़ेगा, बेहतर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरत है अगर हमें वन हेल्थ को अपनाना है तो। दूसरा, जो हमारे संसाधन है वह भी सीमित है, तो उनको भी आपस में जो है बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ मंत्रालयों को ही नहीं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे शोधकर्ता हैं, जो हमारे अनुसंधान करता हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, उनको भी जो अपने अपने रिसर्च हैं, अपने अपने शोध हैं, वह भी आपस में साझा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पशुपालन वाला पशु पे रिसर्च कर रहा है, पर्यावरण वाला पर्यावरण पे रिसर्च कर रहा है, साइंस टेक वाला किसी और चीज पे रिसर्च कर रहा है। तो जब ये सारे शोध आपस में मिलेंगे, इसके सारे आंकड़े आपस में शेयर किए जाएंगे, सारी रिपोर्ट आपस में शेयर की जाएगी, तभी जाकर तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, सही नीति बना पाएंगे। जो आने वाले रोग हैं उनको हम रोक पाएंगे, अगर रोक नहीं पाए तो उनसे बेहतर लड़ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ यह मंत्रालयों के बीच ही समन्वय नहीं चाहिए, हमें जो अनुसंधान करता है, जो शोध करता है, जो वैज्ञानिक है, उनके बीच भी बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करना पड़ेगा वन हेल्थ के लिए। वह अपने द्वारा किए गए शोध और उपलब्ध आंकड़ों को आपस में उन्हें साझा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे एक तो समझ बढ़ेगी सबकी, क्योंकि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वही असली शक्ति है। तो जब वो आपस में ये शोध शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो उनकी समझ बढ़ेगी। साथ ही साथ अनुसंधान को भी गति मिलेगी, क्योंकि मान लीजिए एक आदमी अगर सब काम करे और 3 आदमी मिलकर एक काम को करे, तो स्वाभाविक है जब 3 आदमी मिलकर एक काम को करेगा तो गति बढ़ जाएगी। तो इसको भी गति मिलेगी और समस्या से निपटने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि बेहतर नीति और रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। जो G20 है, G20 के अंदर भी एक प्राथमिकता थी। क्या प्राथमिकता थी? वन हेल्थ को बढ़ावा देने की प्राथमिकता थी। ये वन हेल्थ इतना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि इसको G20 के अंदर भी रखा गया था, और अभी तक यूपीएससी ने इसको पूछा नहीं है। तो यह प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में कहीं भी आ सकता है। प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि वन हेल्थ कंसेप्ट का मतलब क्या है। कई बार यूपीएससी पूछ लेता है ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, मियावाकी फॉरेस्ट का मतलब क्या है, तो वन हेल्थ कंसेप्ट का मतलब क्या है वो पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो प्रीलिम्स में भी बन सकता है। मेंस में तो एक पूरा सवाल आ सकता है कि कैसे वन हेल्थ अप्रोच जो है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर सकता है, आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है। तो जो G20 का कंसेप्ट है, जैसा मैंने बताया कि G20 के अंदर भी इस कंसेप्ट को शामिल किया गया, इस अप्रोच को अपनाने की बात की गई। और यह भी कहा गया कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो किसी भी स्वास्थ्य संबंधी आपदा से जो निपटने में आपका खर्च 1/3 हो जाएगा, यानी कि इससे आपका खर्च भी काफी बढ़ेगा, काफी कम होगा। सॉरी, क्यों कम होगा? क्योंकि जब अलग अलग विभाग आपस में मिलकर काम करने लगेंगे तो स्वाभाविक है खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के शोध को आपस में साझा कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उसके आधार पर रणनीति बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि यह जो है ये सस्ता भी है, इससे खर्च भी कम होगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको हमें लागू करना है तो क्या क्या चरण होगा। तो जैसा मैंने बताया आपको, सबसे पहले चरण में तो सारे विभागों को, सारे मंत्रालयों को, सारे सेक्टरों को आपस में क्या करना पड़ेगा? संचार करना पड़ेगा। आपस में जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। जो भी शोध है उसको आपस में साझा करना पड़ेगा। एक बार आपने साझा कर लिया, साझा करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। सभी भागीदारियों, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी भागीदार हैं, उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पड़ेगा कि उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे वन हेल्थ में। उससे क्या है कि जो उनको दिया जाएगा काम, उस पर वो डिलीवर कर पाएंगे।
तो सबसे पहला तो हो गया संचार, संचार के बाद आपस में सहयोग, ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, उस पर इन विभागों को क्या करना पड़ेगा, आपस में सहयोग करना पड़ेगा। एक बार जब ये लोग सहयोग कर लेंगे तो फिर सहयोग से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और सहयोग से आगे क्या है, समन्वय। मैंने आपको पहले ही बताया जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वातावरण व रोग पर निगरानी के लिए अगर हमें सर्विलेंस करना है कि कहां से, जो डिजीज सर्विलेंस सिस्टम होता है, जो इन्वायरमेंट सर्विलेंस सिस्टम होता है, तो हमें निगरानी करना पड़ेगा कि कहां से रोग आ रहे हैं, उन पे निगाह रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए सारे विभागों को आपस में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। दूसरा, इस तरह के रोग जो है पशु और पशु उत्पादों के व्यापार पे से भी आते हैं। जैसे पशु है, मान लीजिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं कोई पशु संबंधित वस्तु, और उसमें वो बीमारी है, तो वो हमारे देश में भी आ जाएगी, या हमारे देश से कहीं और हम भेज रहे हैं तो वहां भी चली जाएगी। तो इस तरह का जो व्यापार है उस पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी, और उसके लिए भी अलग अलग जो विभाग हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि एक विभाग तो मान लीजिए जो कस्टम का विभाग है वह देख रहा है आयात निर्यात को, लेकिन जो पशुपालन वाला है उसको बताना पड़ेगा कि जो आयात निर्यात हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग है उसको रिसर्च शेयर करना पड़ेगा उसके साथ कि इसके साथ ये बीमारी है, इसके साथ ये समस्या है, ताकि हम उसको वहीं पर रोक सकें, फैलने से उसको रोक सकें। तो कहने का मतलब है जो अलग अलग विभाग है उनको क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और नियमित जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा सारे विभागों को, सारे मंत्रालयों को, सारे सेक्टर को आपस में मिलके। और जो अंतिम चरण है इसका वह क्या है, एकीकरण या इंटीग्रेशन। उसमें क्या है कि सारे जो विभाग हैं सबके कामों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तब जाकर फाइनली सारे कार्यक्रम का, सारे विभाग का और सारे भागीदारों का, सारे स्टेक होल्डर्स का के कार्यों का हम क्या करेंगे, सही तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, एकीकरण करेंगे। तब जाकर यह वन हेल्थ जो है वह सफल होगा किसी भी देश में, हमारे देश में भी। तो कहने का मतलब जो ये 4 चरण का ये प्रोसेस है, आपको कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, संचार, संचार के बाद आपको सहयोग, सहयोग से समन्वय और समन्वय से एकीकरण। तो जो वन हेल्थ का कंसेप्ट है इसमें आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार आपने ये जान लिया कि इसको लागू करने के चरण क्या क्या हैं, तो यह भी जान लेना चाहिए कि भारत ने अभी तक इससे संबंधित क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला कदम जो है अक्टूबर 2021 में, देखिए यह भी कोविड के बाद का समय है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड के आने के बाद से वन हेल्थ को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है, समझ काफी बढ़ा है। तो अक्टूबर 2021 की बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग है उसने सबसे पहले एक कंसोर्शियम बनाया और शुरुआत की वन हेल्थ की। इसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग मंत्रालय के 27 विभाग हैं, और इन 27 विभागों के सहयोग से 5 ट्रांस बाउंड्री और 10 पशुजन्य बीमारियों से निपटने के बोझ का आकलन करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जो विभाग हैं उनको आपस में सहयोग करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है, ताकि जो ये ट्रांस बाउंड्री रोग कौन से होते हैं, जो दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में चले आते हैं, ठीक है। तो ट्रांस बाउंड्री रोग का उनको दिया गया है, और 10 जो है पशुजन्य बीमारी जो है इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 60% से ज्यादा जो संक्रामक रोग है वह क्या है, वह पशुजन्य है, कहीं ना कहीं पशु से संबंधित है, और 75% जो उभरते हुए संक्रामक है वह भी पशुजन्य है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस पर काम करना पड़ेगा, और इसके लिए भारत सरकार ने 31 करोड़ की राशि भी दी है 3 साल के लिए। तो इस पे काम हमारे यहां भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो 2 राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तराखंड, इनमें भी वन हेल्थ का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए जो पशुपालन विभाग है, जो हमारा पशुपालन विभाग है, उसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है, और कर्नाटक और उत्तराखंड में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने देश में भी इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम भारत सरकार में बात करें तो वर्तमान में एक
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन भी तैयार किया जा रहा है, इस पर भी काम चल रहा है। और यह मिशन किसके अंतर्गत चल रहा है? यह मिशन स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर चल रहा है। जो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनके अंतर्गत, उनके अंदर यह काम चल रहा है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन का काम। जैसा लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में सभी वन हेल्थ पहलों के बीच समन्वय और सहयोग। मान लीजिए कर्नाटक में कोई और पहल चल रही है, उत्तराखंड में कोई और चल रहा है, किसी विभाग में कुछ चल रहा है, किसी विभाग में कुछ चल रहा है, तो जितने भी वन हेल्थ के अलग अलग चल रहे हैं कार्यक्रम, गतिविधि, उन सब में क्या करना है? सहयोग स्थापित करना है, समन्वय स्थापित करना है। क्योंकि वन हेल्थ का कंसेप्ट ही किस पर बेस्ड है? सहयोग और समन्वय पर बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं कि विश्व स्तर पर क्या चल रहा है। यह भी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि विश्व स्तर पर वन हेल्थ का क्या इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था आज से 10-12 साल पहले। किस किस के बीच हुआ था? खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO कहते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वह था इसमें, और तीसरा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो 3 संगठन जो थे, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। किसके लिए? वन हेल्थ के लिए, वर्ल्ड स्टेज पे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? वन वर्ल्ड वन हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसके लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ इन तीनों संस्था में। जरूर याद रखिए, प्रीलिम्स में ये आ सकता है। और फिर इसके साथ एक और संस्था जुड़ गई, वह है UNEP, संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, उसने भी इसके साथ साझेदारी कर ली। तो यह त्रिपक्षीय समझौता जो था, जो ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट था, यह क्या हो गया? ट्राइपर्टाइट प्लस एग्रीमेंट हो गया, यानी कि त्रिपक्षीय प्लस समझौता हो गया। किसके जुड़ने से? UNEP के इसमें जुड़ जाने से। पहली बात तो ये। अब जब यह समझौता हो गया तो उसके बाद 2 और संस्था, यूनिसेफ और विश्व बैंक ने भी इनके साथ सहयोग किया, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए, वन हेल्थ अप्रोच के लागू करने के लिए, और एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क बनाया, ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। तो कहने का मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, खाद्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम है, यह 4 है। इन चारों ने मिलकर क्या किया? त्रिपक्षीय प्लस समझौता किया। और इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और इन 6 ने मिलकर क्या बनाया? ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया। तो यानी कि जो वैश्विक स्तर है, वहां पर भी वन वर्ल्ड वन हेल्थ पे काम चल रहा है। अगर हम इसके लाभ के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने इसके लाभ के बारे में बीच बीच में चर्चा की है। जानवरों और मनुष्य के बीच फैलने वाले बीमारियों को नियंत्रण करने में, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने मानव स्वास्थ्य, वन्य जीव जंतुओं का स्वास्थ्य, पशु जो पालतू हैं उनका स्वास्थ्य, और पर्यावरण का स्वास्थ्य, अगर सारे के स्वास्थ्य को आपस में इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया और उस पर काम करने लग गए, तो क्या होगा? जो इधर उधर से इन सब में आपस में जो फैल रहे हैं संक्रमण के जीवाणु, विषाणु, परजीवी, वो नहीं आ पाएंगे। और उसकी वजह से जो है, जो पशुजन्य रोग है, उनमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जानवरों और पशुओं के बीच फैलने वाले बीमारियों में नियंत्रण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मैंने जैसे आपको समझाया कि जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि गायों को जो है एंटीबायोटिक खिलाया जाता है, मुर्गियों को एंटीबायोटिक खिलाया जाता है बीमारियों से निपटने के लिए, उनका उत्पादन, दूध का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, इन सबको बढ़ाने के लिए, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो अगर उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप उनको बार बार एंटीबायोटिक देंगे तो उनके अंदर क्या होगा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और जब उस चीज को इंसान खाएगा तो इंसान को भी वो चीज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम जो गाय है, जो मुर्गी है, उसके स्वास्थ्य का अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो उससे इंसान के स्वास्थ्य का भी रख पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उससे निपटने में भी हमें मदद मिलेगी। तीसरा क्या है? खाद्य सुरक्षा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम पर्यावरण को नुकसान करते हैं
पर्यावरण को छेड़ते हैं तो जो अलग अलग बहुत सारे कीट हैं वह भी आ जाते हैं हमारे संपर्क में, हमारे फसलों को वो नुकसान कर देते हैं। जैसे मैंने आपको टिड्डी के अटैक का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग कीट जो है फसलों में आप पढ़ते होंगे कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है कीटों के प्रभाव से, प्रकोप से। तो कहने का मतलब यह है कि जो खाद्य सुरक्षा का चिंता है इसकी वजह से, उसको भी हम इसकी वजह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जैव विविधता तो है ही, जो बायोडायवर्सिटी का प्रॉब्लम है, जब हम इन्वायरमेंटल हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं, तो हम बायोडायवर्सिटी को तो कम कर ही रहे हैं। और अगर हम बायोडायवर्सिटी को कम करेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जितनी भी समस्या है पर्यावरण संबंधी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो फ्लैश फ्लड की समस्या हो, चाहे अभी सिक्किम में जो समस्या आई है, यह सब क्या है? यह कहीं ना कहीं जो हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं उसी से संबंधित है। तो जैव विविधता की रक्षा भी हो जाएगी और मानव और जानवरों के लिए जो पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य खतरे हैं उनको भी रोकने में हमें सहूलियत मिलेगी। जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, या तो जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, या तो हम उनको प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे बिल्कुल। अगर नहीं रोक पाए तो उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे, हमारी प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। अगर हम प्रिपेयर्ड बेटर होंगे तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सुलझा सकते हैं, उससे नुकसान बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके फायदे भी कई सारे हैं, इससे काफी हमें फायदा हो सकता है। जैसे आप खुद ही सोचिए, एक रेबीज है, अब रेबीज के कुत्ते के काटने से कितने लोगों को रेबीज हो जाता है, और ये कुत्ते में भी रेबीज कहां से आ रहा है? क्योंकि वह भी पर्यावरण से आ रहा है। तो कुत्ते से वो इंसान में फैल रहा है, पर्यावरण से कुत्ते में फैल रहा है। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ रेबीज से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको $6 बिलियन कहें तो लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की चपत लग रही है। कहने का मतलब यह है कि यह जो पशुजन्य रोग है, यह जो रोग पर्यावरण से आ रहा है, अगर हम सबके स्वास्थ्य को अच्छा कर लें तो यह आना ही बंद हो जाएगा। तो इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पैसे की भी बचत होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम यह सब कर पाए वन हेल्थ अप्रोच के अंदर, इसमें ह्यूमन हेल्थ भी है, इसमें पर्यावरण का भी हेल्थ है, और इसमें जानवरों का, जानवर में पशु जो पालतू वाले हैं वह भी हैं, और वन्य भी हैं, और इंसान भी हैं। अगर इन सबको हमने आपस में समग्रवादी अप्रोच, वन हेल्थ अप्रोच के साथ मिला लिया, इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें क्या करना? सबसे पहले संचार है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बाद क्या है? कोलैबोरेशन, आपस में सहयोग है, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, फिर है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के बाद फाइनली है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके बाद होगा वन हेल्थ का लक्ष्य प्राप्त। तो अगर हम इसको इस तरह से कर पाएंगे तो जो हमारा समाज है वो एक इंक्लूसिव समाज बनेगा, एक समावेशी समाज की तरफ जाएंगे, समानता की ओर जाएंगे, समावेशी समाज की ओर जाएंगे, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं हैं वह कम होंगी, खर्चा कम होगा। जो हम बार बार सुनते रहते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग चिकित्सा संबंधी खर्चे की वजह से गरीबी में जा रहे हैं। उन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं? खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही समग्रवादी, पूर्णतावादी और समावेशी अप्रोच है। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम वन हेल्थ के दृष्टिकोण से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और वह लक्ष्य क्या है? हेल्दी इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वह स्वस्थ हो जाएगा, हमारे पशु पक्षी जीव जंतु वन्य प्राणी स्वस्थ हो जाएंगे, और इंसान भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है, उसको भी अचीव करने में, उसको भी प्राप्त करने में यह हमें मदद करने वाला है। तो यह कंसेप्ट था वन हेल्थ का। मैंने आपको ऑलरेडी इसके कंसेप्ट के बारे में बता दिया। यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में काम आ सकता है। आज इस लेक्चर में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई चीज के साथ। थैंक यू।